रविशंकर हमारे साथ मुख्य संपादक दैनिक पूर्वोदय भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, इस पर आपकी टिप्पणी। इसकी उम्मीद पहले से लग रही थी, क्योंकि एमएनएफ जिस ढंग से कमजोर हुआ और जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने जिस ढंग से अपना स्पेस बनाया मिजोरम की पॉलिटिक्स में, और कांग्रेस ने भी इस बार अच्छा गेन किया है, तो यह लग रहा था कि हंग असेंबली की संभावना है। लेकिन फिर भी एमएनएफ को सबसे आगे रहना चाहिए इसमें। जगदीश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, एक क्विक आपसे भी रिएक्शन मैं चाहती हूं इस बात पर कि ज्यादातर राज्यों का अनुमान आ चुका है। राजस्थान में आपने देखा बीजेपी की सरकार बनते हुए पूर्वानुमान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में हंग असेंबली दिख रही है। देखिए, पहली चीज तो ये कि हंग असेंबली मिजोरम में, मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत कांटे का था इस बार। राजस्थान में हमेशा की एक परंपरा रही है कि 5 साल एक दल रहता है, 5 साल दूसरा दल रहता है। केवल एक बार ये परंपरा टूटी थी जब भैरव सिंह शेखावत वहां मुख्यमंत्री थे, तब 10 साल केवल भाजपा का शासन रहा था। तो राजस्थान में जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं वो अप्रत्याशित नहीं है, एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आपके जो एग्जैक्ट पोल के जो रुझान एग्जैक्ट पोल से जो आ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में बहुत कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश में इस बार बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी ये बताने में सक्षम नहीं है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे विधानसभा के, मैं आपको बताऊं, जिन पर यह चुनाव हुआ। एक, सत्ता विरोधी लहर, जिसको कांग्रेस मान के चल रही थी कि चूंकि बीजेपी पिछले 20 सालों से सत्ता में है, 15 महीने का हम टेन्योर छोड़ दें, तो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि बीजेपी एक लंबे समय तक, कोई भी राजनीतिक दल जब शासन करता है तो स्वाभाविक रूप से एक वितृष्णा का भाव उत्पन्न होता है और एक अघोषित एंटी इनकम्बेंसी उस दल को लेके आ जाती है। और दूसरा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला ठीक चुनाव के पहले, वो था लाडली बहना का। तो आप मान के चलिए 2 मुद्दों में चुनाव है, सत्ता विरोधी लहर और लाडली बहना का अंडर करंट। अगर लाडली बहना का अंडर करंट चलता है तो भाजपा सत्ता में वापसी करते आपको दिखेगी, और लाडली बहना का अंडर करंट जितना कम होगा उतना जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होने वाला है। जगदीश द्विवेदी जी, अगर ये जो वोटिंग परसेंटेज में 2.कुछ% की जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को कैसे देखा जा रहा है? मतलब उसका आकलन कैसे किया जा रहा है? ये बीजेपी ये कह रही है कि ये लाडली योजना की तरफ से है, दूसरे कह रहे हैं कि भाई ज्यादा अमाउंट में जब बाहर निकलते हैं लोग, तो ये तो हमेशा से इतिहास रहा है गवाह कि जितने ज्यादा निकले वो प्रेजेंट सरकार से नाखुश होकर ही निकलते हैं। जी, ये दोनों अनुमान जिस तरह के लोग लगा रहे हैं, मेरा मानना है कि दोनों अनुमान उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि आप 2003 से उठा के देखें विधानसभा का चुनाव में मतदान का प्रतिशत, तो मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसमें मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि चुनाव आयोग के जो प्रयास हैं वो फलीभूत हुए। उन्होंने मतदाताओं पे, उन प्रयासों ने असर किया, उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी नैतिक जिम्मेवारी का एहसास कराया। पिछली बार 2% मतदान बढ़ा था, उसके पहले 3% मतदान बढ़ा था, उसके पहले 5% बढ़ा था। तो पिछले बार जो मतदान का प्रतिशत 2% बढ़ा था उसमें कांग्रेस की सरकार आ गई थी। 2013 में तो 4% मतदान बढ़ा था, बीजेपी 159 सीटें लेके आ गई थी। तो मेरा मानना यह है कि मतदान के प्रतिशत बढ़ने से हम हार जीत का गणित नहीं लगा सकते। बहुत मैं सीधी बात बता रहा हूँ। ये जो स्ट्रेट ड्राइव सर आपकी है ना, ये आजकल ये चुनाव भी ना बड़े T20 किस्म के हो गए हैं। मतलब समझ ही नहीं आता है। पहले तो ये होता था कि ये फैशन है भाई, ये ट्रेंड है, अब यही होने वाला है। लेकिन अब और सच बताऊं जगदीश जी, तो मजा भी इसी में आता है कि आखिरी वोट तक, जैसे क्रिकेट में होता है ना, आखिरी गेंद तक सांस अटकी रहे, कैच पकड़ा के कैच छूटा, स्टंप उखड़ा के स्टंप रहा, छक्का लगा के कैच हो गए। यही तो लोकतंत्र की शानदार स्थिति है। मध्य प्रदेश में तो इस बार मैं आपको बताऊं, नजारे बड़े दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं। कई प्रत्याशी अपने जिलों में खुद रजाई गद्दा लेके वहां स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ गए हैं, और कई के समर्थक जो है वो स्ट्रांग रूम के बाहर हैं। और हमारी राज एक्सप्रेस ने, हमारे रिपोर्टर ने खबर दिखाई थी, दोनों खाना एक साथ खाते हैं बैठ के और एक साथ बतियाते हैं। चाहे दोनों अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थन में। चुनाव इतने कांटे का हो गया है दरअसल कि कोई कुछ भी कहने की जगदीश जी, अल्लाह का शुक्र है ये स्ट्रांग रूम ने ही इन लोगों को साथ में तो लाया, वरना हालात ऐसे हो गए थे कि मतभेद के जगह मनभेद ज्यादा थे। ये आकाश मुनि भी हमारे साथ मौजूद है, संजय राणा जी और आकाश मुनि। मतलब
वो दिन भी हमने देखे हैं जब कुर्सियां उठा उठा के एक दूसरे पर पटकी जा रही थी, मेरी विचारधारा तेरी विचारधारा। लेकिन शुक्र है जिसे कहते हैं ना, सैनिटी प्रिवेल, और वही होता हुआ आज एक बार फिर से नजर आ रहा है। मनोज काका, आपका रुख करूं उससे पहले आकाश मुनि मुस्कुरा दीजिए, दो जगह आ रही है आपकी पार्टी। देखिए रुबिका जी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था पिछले हफ्ते कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है चारों स्टेट में। मिजोरम का पता नहीं कांग्रेस कितना अच्छा करेगी कितना बुरा करेगी, वह बाकी सारे स्टेट में कांग्रेस अच्छा करने वाली। पर कहानी आपकी जो एग्जिट पोल की है, कहानी आ रही है राजस्थान से। हाँ, क्योंकि आप देखिए, आपको भी पता है कि ना कि एंटी इनकम्बेंसी की जरूरत होती है राजस्थान में, और हर 5 साल में वहां पे सरकार बदलती है। पिछली बार आपको याद होगा कि ना कि 163 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी, और कुल 26 या 24 जैसे कुछ सीटें आई थी कांग्रेस की, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक सरकार बनाया था। इस बार आपके एग्जिट पोल में रुख पूरा अलग है, 100 और 100, ये कांटे का टक्कर है राजस्थान में। और ये दिखाता है कि ना कि कांग्रेस ने राजस्थान में ग्राउंड पे काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। नहीं पर आकाश मुनि जी, आप कौन सी वाली एजेंसी का वो देख रहे हैं? मैं आपकी एजेंसी, आपको यहाँ पे सुपर एग्जिट पोल देख रहा हूँ। सुपर एग्जिट पोल 112 और 76 है, 100 कहाँ है सर? सिर्फ सीपी जोशी साहब एक वोट के चलते सीएम नहीं बन पाए थे, एक वोट की आप तो भी बहुत कांटे का टक्कर है, कांटे की टक्कर आप है। सोचिए ना, पिछली बार 163 और 26, और ये 111 और जो 72 और 73, ये कांटे का टक्कर है। और एक कहानी बताऊंगा, 10 सेकंड लूंगा। हाँ। छत्तीसगढ़ की कहानी। हाँ। छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अपनी सारी जोर लगाई। हाँ। सेंट्रल लीडरशिप ने सारी जोर, आपको याद होगा स्कैम के बारे में उन्होंने बात की, पर उसके बावजूद भी अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है, ये श्रेय जाता है बघेल साहब को, क्योंकि ना कि कांग्रेस का मेनली वहां पे चेहरा नहीं, बघेल साहब का चेहरा था। और आप देखिएगा, नो डाउट अबाउट इट आकाश मुनि जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पूरा का पूरा जीत का जिम्मा और सेहरा अगर किसी के सर पर छत्तीसगढ़ में अगर जीत होती है तो वो भूपेश बघेल के सर पे जाएगा। उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था, और जिस मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा है, ये अगर ये जो अनुमान इस वक्त नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये आंकड़ों में 3 दिसंबर के दिन तब्दील हो जाते हैं, तो जीत का सेहरा भूपेश बघेल के सर पर जाएगा। अदिति, ये बात तो बिल्कुल दो राय नहीं है इसमें। एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में 10 चीजें होती हैं, सारी चीजें कहना जरूरी नहीं है, लेकिन वो 10 की 10 चीजें भूपेश बघेल ने करी हैं, चाहे फिर वो दिल्ली के माध्यम से, और आपको याद होगा कि वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हुई थी, उसका इंतजाम, उसके अलावा योजनाओं को लेकर सब कुछ सिंगल हैंडेड डील करा। और ये बहुत ऑब्वियस था कि सरकार जाएगी नहीं आएगी, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से राजस्थान में खींचतान थी, छत्तीसगढ़ में भी थी, राजस्थान में भी थी, तो आला कमान तो परेशान थे कि तीनों राज्यों में इतनी खींचतान है, क्या होगा। जबकि ये भी सोच लिया था कि अगर सरकारें जाती हैं तो हमें नई लीडरशिप, ना ये तीसरा कोई खड़ा करना है। राजस्थान में भी यही सोच रखा है,